प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हम आदिकाल का अध्ययन कर रहे थे और आदिकाल के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में रासो काव्य के बारे में पढ़ा था कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई और रासो काव्य क्या है और इसकी परंपरा किस प्रकार की रही है। अब हम इस काव्य परंपरा के कुछ प्रतिनिधि जो ग्रंथ है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली रचना है खुमान रासो। रचनाकार कौन है, रचना कौन सी है, रचना की भाषा कौन सी है और उसके अंदर विशिष्ट बात क्या है, उसका हमें ध्यान रखना है। रासो काव्य की प्रारंभिक रचनाओं में खुमान रासो का स्थान सर्वोपरि है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख शिव सिंह सेंगर की कृति शिव सिंह सरोज में मिलता है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा के अंतर्गत हमने शिव सिंह सेंगर और उनके द्वारा रचित शिव सिंह सरोज एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में इस ग्रंथ का स्थान है, उसमें इस रचना का उल्लेख मिलता है और इसके रचयिता है दलपति विजय। खुमान रासो रचनाकार दलपति विजय। और यदि याद करने में समस्या हो रही है, कई बार भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि इसका रचनाकार कौन है, तो खुमान रासो दलपति विजय, इसको आप कोड के रूप में खूदल करके भी याद रख सकते हो। खू दल, दल से हो गया दलपति विजय और खू से हो गया खुमान रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। इसमें राजस्थान, चित्तौड़, नरेश, खुमान द्वितीय के युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है। आचार्य शुक्ल इसे 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं और मेवाड़ के जो राजा थे खुमान, उनका जो जीवन चरित्र कह सकते हैं उसका उल्लेख इसमें मिलता है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिपि प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। खुमान रासो 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ है। इसमें समकालीन राजाओं की आपसी विवाद के बाद हुए एकता के साथ अब्बासिया वंश, अलमामू खलीफा और खुमान के युद्ध का उल्लेख हुआ है। इराक का जो खलीफा था अलमामू और खुमान, इस युद्ध का उल्लेख अन्यत्र ऐतिहासिक ग्रंथों में नहीं मिलता है। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि इसमें खलीफा अलमामू और खुमान के युद्ध का उल्लेख इसमें मिलता है और उसकी विजय का उल्लेख इसमें मिलता है। इस कृति का प्रमुख प्रतिपाद्य राजा खुमान राजा का चरित्रांकन करना है और इस चरित्र के 2 प्रस्थान बिंदु है, एक युद्ध और दूसरा प्रेम। जैसा कि हमने रासो काव्य परंपरा की प्रस्तावना में इस बात पर चर्चा की थी कि जो रासो काव्य है वस्तुतः एक तरह से गाथा काव्य है और चूँकि इनकी रचना राज्याश्रित दरबारी कवि चाण और भाटों द्वारा इनकी रचना हुई है, तो इनमें राजा की शौर्य गाथा साथ ही साथ प्रेम का चित्रण भी इसमें मिलता है। यानी रस की दृष्टि से कहें तो इस वीर रस और दूसरा श्रृंगार रस, क्योंकि उस समय का जो तत्कालिक जो समय था उस समय बाह्य आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। इस कारण जो राजा थे निरंतर युद्धों में व्यस्त रहते थे और इसी कारण से ही रासो काव्य रचनाओं में वीर रस या युद्धों का प्रमुखता उल्लेख मिलता है और दूसरा उनका जो प्रेम है
उसका चित्रण यानी श्रृंगार का चित्रण भी इसमें मिलता है। कुमार के प्रेम को दर्शाने के लिए कृतिकार ने विवाह, नायिका भेद, षट ऋतु वर्णन का विस्तृत वर्णन किया है जो रमणीय है। यानी प्रेम के वर्णन में जो परंपरागत जो रूढ़ियाँ थी, 12 मासा, षट ऋतु दर्शन वर्णन, नायिका भेद इत्यादि का इन्होंने इस परिपाटी का इन्होंने पालन भी किया है। इसकी भाषा है वह राजस्थानी हिंदी रही है। काव्य सौंदर्य भाषाशैली की दृष्टि से ये सरल और सफल काव्य माना जाता है और सरल भाषा शैली इसकी मानी जाती है। जैसे यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, पीयू चित्तौड़ न आबियु सावण पहली तीज, जो वे वाट विरहणी खिण खिण अणके खीज। तो इस प्रकार से राजस्थान हिंदी में यह ग्रंथ लिखा गया है और इसके रचनाकार है दलपति विजय और मेवाड़ के राजा खुमान द्वितीय के शौर्य गाथा का इसमें उल्लेख हुआ है। और साथ ही चूँकि दरबारी कवि चांड भाट इत्यादि राज्यश्रय में रहकर उनकी रचना करते थे रचनाओं को, तो पीढ़ी दर पीढ़ी इन रचनाओं में अभिवृद्धि भी होती गई है। तो इस कारण 17वीं शताब्दी तक का जो मेवाड़ के राज्य का इतिहास है इसमें देखने को मिलता है, लेकिन मूलतः ये रचना 9वीं शताब्दी की रही होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी रचना है परमाल राशो। राशो काव्य परंपरा की प्रमुख कृति के रूप में परमाल राशो का नाम लिया जाता है। इसे आलाखंड भी कहा जाता है। इस रचना को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है और ये क्यों जाना जाता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे बैलेड और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे वीर गाथा काव्य कहा है। बैलेड का अर्थ होता है गीत काव्य जिसमें जो भावनाएं होती है, जो भाव होते हैं, जो त्वरित भाव होते हैं, उनका प्रवर्णन काव्य में देखने को मिलता है और संक्षिप्तता गीत की अन्यतम विशेषता है। कुछ विद्वान इसे विकसनशील लोक महाकाव्य मानते हैं। इस शब्द को आप थोड़ा ध्यान दीजिए, विकसनशील लोक महाकाव्य। विकसनशील का अर्थ होता है जिसका विकास लगातार होता रहता है, और लोक काव्य यानी जिसकी रचना या ऐसा काव्य जो लोक में ही रचा जाता है और लोक में ही उसका प्रचार होता है। तो लोक काव्य के रूप में हमें देखने को मिलता है कि ये ज़्यादातर मौखिक परंपरा से संबंधित रहे हैं। जैसे हमारे विवाह के गीत इत्यादि होते हैं, ये भी लोक काव्य की श्रेणी में आते हैं। विवाह के गीत है और चिरजा इत्यादि होते हैं, ये भी इस श्रेणी के हम मान सकते हैं। इसी कारण मौखिक परंपरा होने के कारण इसके रूप में लगातार अभिवृद्धि होती रही, रूप भी परिवर्तन होता रहा, और मौखिक स्वरूप होने से इसका रूप भी स्थिर नहीं रहा, भाषा भी बदलती रही। क्योंकि जनता की जो भाषा होती है, लोक की जो भाषा होती है, वह कभी भी स्थिर नहीं होती है। इसलिए इसका मूल स्वरूप किस प्रकार का रहा होगा इसके बारे में नहीं कह सकते, क्यों इसकी जो मूल रचना है परमाल राशो ये नहीं मिलती है। आलाखंड के रूप में यह लोक में हमें देखने को मिलता है। इसकी जनता में अत्यधिक लोकप्रियता को देखते हुए डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे वर्तमान युग का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य माना है। और लोक काव्य है और जनता में बड़ा ही लोकप्रिय रहा है ये। अभी तक इसकी प्रमाणिक प्रति उपलब्ध नहीं है, इसका बाद में संकलन किया गया, और लेकिन मूल रूप से ये इसकी मौखिक परंपरा इसकी मिलती है। बाद में इसको मौखिक परंपरा से संकलित करके इसको लिखित रूप में प्रदान किया गया।
इसके रचयिता जगनिक है और ऐसा माना जाता है कि इसके रचयिता है वो जगनिक है। परमाल राशो रचयिता जगनिक। और याद रखने का तरीका, यदि चाहो तो इसको ट्रिक के रूप में पर जग याद रख सकते हो। जो महोबा के नरेश परमर्दी देव के आश्रित थे। रचनाकार ने इस काव्य में महोबा देश के दो लोक प्रसिद्ध वीर आला और उदल, आला और उदल के बारे में, इनकी वीरता के किस्से तो आपने भी सुने होंगे या पढ़ने को आपको मिले होंगे। और महोबा के ये प्रसिद्ध वीर आला और उदल, इनकी जो वीर गाथा है, उस वीर गाथा को शब्दबद्ध किया था जगनिक ने, जिसकी प्रमाणिक प्रति तो नहीं मिलती है। मूल रूप से ऐसा माना जाता है कि यह परमाल राशि के रूप में लिखी गई होगी, लेकिन बाद में लोक में प्रचलित जो आला खंड है उससे इसको लिखित रूप दिया गया। इनके द्वारा विभिन्न युद्धों का बड़ा उत्तेजक भाषा में वर्णन मिलता है। इसमें आला छंद का प्रयोग हुआ है। इसको आला खंड कहा जाता है। ये एक प्रकार का लोक छंद है जिसको कहा जाता है आला छंद। इस आला छंद का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है और इसकी जो भाषा है वह बैसवाड़ी है। ये काव्य शिक्षित समाज की अपेक्षा अशिक्षित और अर्धशिक्षित समाज में अधिक लोकप्रिय रहा है। क्योंकि मौखिक इसका रूप रहा है, तो इसलिए जो ग्रामीण जो जनता है, जो अशिक्षित जनता है, उसके अंदर ये ज़्यादा प्रचलित और लोकप्रिय रहा है। ये सदैव गायकों की परंपरा द्वारा विकसित होता रहा है और एक यह गेय काव्य है। हमने पहले ही इसके बारे में चर्चा की है कि यह एक विकसनशील विकसनशील लोक काव्य है और मौखिक परंपरा है, मौखिक परंपरा में मिलता है, जनता में बहुत ही लोकप्रिय था। और ये गेय काव्य है। गेय काव्य यानी काव्य को जिसको गानों के रूप में गाया जा सके, गीत के रूप में जिसे गाया जा सके। इसकी मूल प्रेरणा व्यक्तिक वीर भावना, स्वाभिमान, दर्द और साहसपूर्ण भाव का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। ये वीर से परिपूर्ण रचना है। आला और उदल जो महोबा नरेश के सेनापति थे, उसकी वीर गाथा को इसमें स्थान मिलता है। और अपने राज्य की रक्षा के लिए आला और उदल ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और उनकी इस न्यौछावर को जनता ने मौखिक परंपरा के द्वारा इसको संजोया। बाद में इसे संकलित और लिखित रूप दिया गया। इसकी एक पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है और उस समय किस प्रकार का क्षत्रिय समाज रहा होगा, उसकी किस प्रकार की वीरता रही होगी, उसको यहाँ से हम देख सकते हैं कि 12 बरस कुक्कर जीवे और ले तेरे सियार। अर्थात जो कुक्कर है उसकी उम्र है, यानी जो कुत्ता होता है, श्वान होता है, उसकी उम्र है 12 वर्ष और 13 वर्ष है वह शियार की उम्र है। बरस 18 क्षत्रिय जी आगे जीवन को धिक्कार। और क्षत्रिय की उम्र है 18 वर्ष है और आगे उसकी उम्र को धिक्कार है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि उस समय युद्धों का दौर था और क्षत्रिय लड़ते लड़ते अल्प वय में अपने प्राण न्यौछावर कर देते थे। अगली रचना है हम्मीर राशो। हम्मीर राशो अभी तक यह स्वतंत्र कृति के रूप में उपलब्ध नहीं है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो काव्य है उसके साथ में एक बड़ी समस्या है कि इसकी कई रचनाएं अनुपलब्ध है, कुछ रचनाएं नष्ट हो चुकी है, कुछ रचनाएं केवल नोटिस मात्र है, यानी उसके कुछ अंश
दूसरी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। और चूँकि राजश्रित ये काव्य है तो इसमें लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी इन काव्यों में कुछ न कुछ नया जोड़ता ही गया, तो इसलिए इनकी प्रामाणिकता को लेकर भी प्रश्न उठे हैं। और ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं जो अन्य साक्ष्यों से प्राप्त होती है उसमें और इन वीर गाथाओं में, इन प्रशस्तिपर काव्यों में, इन राष्ट्र काव्यों में जो ऐतिहासिक जो घटनाएं दी गई है वे अधिकांशतः मेल नहीं खाती है। इस कारण लेकर इनकी प्रामाणिकता को लेकर भी विद्वानों में पर्याप्त वाद विवाद हुआ है। और विशेषकर जो पृथ्वीराज रासो है उस रचना पर चर्चा करते समय हम रासो काव्य और पृथ्वीराज रासो है उनकी जो प्रामाणिकता पर जो विवाद हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। और ये हम्मीर रासो है, ये भी रचना कृति के रूप में उपलब्ध नहीं होती है। वस्तुतः इसके कुछ जो छंद कह दो वह दूसरी रचना में देखने को मिलते हैं। और इसी के आधार पर आचार्य शुक्ल ने कल्पना की कि इस नाम की कोई रचना रही होगी। हम्मीर रासो अभी तक एक स्वतंत्र कृति के रूप में उपलब्ध नहीं है। अपभ्रंश के प्राकृत पैंगलम नामक एक संग्रह ग्रंथ में संग्रहित हम्मीर विषयक 8 छंदों को देखकर आचार्य शुक्ल ने इसे स्वतंत्र ग्रंथ मान लिया था। प्राकृत पैंगलम ये एक व्याकरण का ग्रंथ है जिसमें अपभ्रंश और प्राकृत का इसे व्याकरण ग्रंथ कह सकते हैं। तो इसमें व्याकरण के जो नियम दिए गए थे उन नियमों के साथ में उदाहरण के स्वरूप जो तत्कालीन जो काव्य उपलब्ध थे उनके उदाहरण भी दिए गए थे। तो उन उदाहरणों के रूप में ये हम्मीर रासो के 8 जो छंद है वो देखने को मिलते हैं। इन छंदों को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना की कि इस प्रकार का कोई ग्रंथ रहा होगा, क्योंकि ये एक संकलन ग्रंथ है। उदाहरण के रूप में कुछ छंद यहाँ पर दिए गए हैं, तो मूल रूप से ये ग्रंथ भले ही आज मिल नहीं रहा हो लेकिन इसकी रचना अवश्य रही होगी। प्रचलित धारणा के अनुसार इस कृति के रचयिता सारंगधर माने जाते हैं। और ऐसी धारणा ऐसा माना जाता है, इस प्रकार की धारणा भी रही है कि सारंगधर इसके रचयिता रहे होंगे जो उनके दरबारी कवि थे। परंतु कुछ पदों में जज्जल भणा वाक्यांश देख पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसे जज्जल नामक किसी कवि की रचना माना है। राहुल सांकृत्यायन जो हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान रहे हैं और भाषाविद भी रहे हैं, उन्होंने इसमें जज्जल भणा इस प्रकार के वाक्यांश देखकर उन्होंने कल्पना की कि ये कोई जज्जल नामक के कवि की रचना रही होगी। आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि प्राकृत पैंगलम की टीका में भी इन्हें जज्जल की उक्ति माना है, अतः इनके रचयिता सारंगधर न होकर जज्जल है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी राहुल सांकृत्यायन का समर्थन किया कि ये जज्जल नामक कवि की रचना है। इस काव्य में हम्मीर देव और अलाउद्दीन खिलजी हम्मीर प्रसिद्ध रचना हम्मीर हमारे चित्तौड़ के उस समय रणथंभौर के प्रसिद्ध शासक रहे हैं। और अलाउद्दीन खिलजी का कोई भगोड़े को इन्होंने अपने यहाँ पर शरण दी, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने उस भगोड़े को वापस मांगा तो राजपूत राजा हम्मीर ने यह कहकर उसे मना कर दिया कि जो शरणागत होता है उसकी रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। और उस शरणागत की रक्षा के लिए दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ और अंततः हम्मीर वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने अपना प्राण
जीते जी निभाया। इसका रचना काल 13वीं शती माना जाता है, क्योंकि अमीरदेव सन 1300 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। इस कृति का उद्देश्य अमीर की वीरता का वर्णन करना है। तो सन 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर पर चढ़ाई की, आक्रमण किया, और इस युद्ध में ही अमीर वीर पराक्रमी राजा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और उन्हीं की इस वीरता का वर्णन इस काव्य में किया गया है। कुछ और रचनाएं हैं, इनको हम आगे की कक्षा में लेंगे। धन्यवाद।